गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना है काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, कि क्या काउज होते हैं जिनके कारण बिजनेस में रिस्क आता है। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल काउज, कोई नेचुरली फैक्टर होना, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना या सूखा पड़ जाना, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होना इन्वायरमेंट में जो आपके बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं इंडिपेंडेंटली या फिर और जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल ना हो, है ना। नेचुरल फैक्टर जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट डाल रही हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, बिजनेस उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता अगर इन्वायरमेंट अफेक्टेड है। सो नेचुरल इज इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर इट लाइक एज अ नेचुरल क्लैमिटीज। Human being have no little control over natural calamity like earthquake, flood, famine, कुछ भी हो सकता है जो हमें लॉस करता है हमारी प्रॉपर्टी को, लाइफ को एंड इनकम इन बिजनेस। सो बिजनेस रिस्क का फर्स्ट कॉज क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन कॉज ये आपका डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे। अब वो ह्यूमन आपने जो बिजनेसमैन है वो कितना लॉयल है अपने वर्क के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या बिजनेस में जो उसके एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो कितने लॉयल हैं वर्क को लेकर। एम्प्लॉय हॉनेस्ट हैं अपने वर्क को लेकर, फुल फोकस से आप कॉम्पिटिटर के साथ अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से डीलिंग कर रहे हैं मार्केट में, कोई अनट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट। अगर कोई भी स्पेकुलेशन का बिजनेस है या फिर कोई भी, तो ये सब चीज़ें इलीगल होती हैं इन द मार्केट। ह्यूमन कॉज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंसी ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्राइक, मैनेजमेंट इनसफिशिएंसी। अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपने एक बिज़नेस ओपन कर रखा है और आपके एम्प्लॉयज़ केयरलेस हैं, मिस हैंडल से यूज़ करते हैं मशीनरी का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं रिसोर्सेज का, तो ये सब चीज़ें हैवी लॉस देता है बिजनेस को और वेस्टेज ऑफ टाइम करवाता है। सो ये सारे हमारे ह्यूमन कॉज हैं। अब आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट की कंडीशन बदली, फैशन बदला, टेस्ट बदला, डिमांड चेंज हुई कस्टमर्स की, तो ये इकोनॉमिकली अफेक्ट करेंगी। डिग्री ऑफ कंपटीशन चेंजेस हुई तो अर्निंग ऑफ बिजनेस में अफेक्ट होगा ही होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक 1971 की बात है। जनता गवर्नमेंट केम द पावर ऑफ कोको कोला कंपनी एंड मैनी अदर फॉरेन कंपनीज वर सेंट बैक फ्रॉम द इंडिया। जनता गवर्नमेंट जब थी 1971 में, तो उन्होंने सारी पावर कोको कोला कंपनी की ले ली अपने हाथ में, तो अदर्स जो फॉरेन कंट्री थी उन्होंने अपना सारा बिजनेस हटा लिया। सो क्या हुआ इससे? इकोनॉमिक कॉज, ये भी एक इकोनॉमिक कॉज था, इससे लॉस हुआ। ये मतलब अफेक्ट डालता है हमारे, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देयर कैन बी मैनी चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। डिग्री जैसे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकते हैं अर्निंग ऑफ बिजनेस में। जब कोको कोला कंपनी ही सिर्फ रही इंडिया में, तो जितनी फॉरेन कंट्री थी अदर, उन्होंने डीलिंग ऑफ कर दी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोको कोला इंडिया में रहे। तो इससे क्या हुआ? अफेक्ट हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट हुआ बिजनेस पे। नेक्स्ट कॉज है फिजिकल कॉज। डैमेज ऑफ एसेट, जैसे चेंज होना टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ है तो रिजल्ट मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी, और जो पुराने वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनकी वर्किंग हम नहीं लेंगे, उसकी जगह हम मशीन को यूज़ करेंगे। मशीनरी बीइंग आउटडेटेड।
यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डिफेक्ट मे आल्सो रिजल्ट डैमेज ऑफ एसेट। अगर हम कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या मैकेनिकल डिफेक्ट है तो ये सब भी हमारी एसेट्स को डैमेज कर देती हैं। या एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, तो ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट डालती हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, या मशीनरी में फॉल्ट है, या फिर वर्कर्स नहीं है मशीनरी को चलाने वाले, या फिर कोई भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया है या फैक्ट्री में आग लग गई है जिससे एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया है तो वर्क नहीं हो पाएगा। सो ये सब चीज़ें भी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिज़िकली पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट डालती हैं अगर वर्कर का हैंड मशीन में आ गया है, वर्क नहीं कर पा रहा है। सो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? फिज़िकल कॉज। अगर आपका डैमेज हो रहा है किसी भी एसेट का, सो ये सब हमारी फिज़िकल कॉज में होते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी मे रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है तो हमारी मशीनरी जो है आउटडेटेड हो जाएगी। जो न्यू मशीन हमने लगा रखी थी, पुरानी मशीन से नहीं, कोई न्यू मशीन होगी उससे ही हम वर्कआउट करेंगे द बिजनेस में। या एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, तो ये सारे फिजिकल कॉज हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। अब आता है अदर कॉज। अदर कॉज में आप पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देख सकते हैं। ये कुछ बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ करती है, कुछ बिज़नेस नहीं अलाउ करती है जिसमें उसे लॉस होता है। जैसे अब आजकल के टाइम कुछ हो रहा है कि बिज़नेस को गवर्नमेंट को जिस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बिज़नेस में प्रॉफिट है उस बिज़नेस का लॉकडाउन हटा दिया है, जिस बिज़नेस में उसे लॉस है उस बिज़नेस में से लॉकडाउन नहीं हटा है। तो मतलब जो पॉलिटिकल काउजेज भी हो सकते हैं। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज ऑफ, स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस हुए या फ्लक्चुएशन हुए एक्सचेंज रेट में, तो ये सारी चीज़ें हमारी अदर काउजेज में आती हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस को बेसिक फैक्टर्स क्या हैं। जब हम बिज़नेस कोई भी एंटरप्राइज है या बिजनेसमैन स्टार्ट करता है बिज़नेस, तो वो सबसे पहले क्या फोकस करता है? स्केल एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। अगर उसने सोचा है बिजनेसमैन ने कि मुझे बिज़नेस करनी है, तो सबसे पहले वो ये देखेगा मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूँ, किस प्रोजेक्ट में मैं वर्क करूँ, लार्ज स्केल पे करूँ या स्मॉल स्केल बिज़नेस ओपन करूँ। मतलब टाइम ड्यूरेशन बनाएगा कि मुझे 2 साल तक बिज़नेस फील्ड में रहना है और अपने इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, और ये प्रोजेक्ट मार्केट में लाके देगा। अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो मैं सर्वाइव करूँगा, ग्रोथ होगी एंड मैं रहूँगा, है ना। तो ये सब चीज़ें स्केल एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड होती है। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिज़नेस। अब दूसरा डिसीजन उसका ये होता है कि वो कौन से फॉर्म बिज़नेस करना चाहता है। सोल ट्रेड करना चाहता है। सोल ट्रेड आपकी ये होती है, आप सेकंड चैप्टर में क्लियर करेंगे सारी चीज़ें, जो सिंगल पर्सन करता है। और जो पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप में, जॉइंट पार्टनर स्टॉक कंपनी, अगर आपकी गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनी आप ओपन कर रहे हो, उसका बिज़नेस कर रहे हो, तो ये सब नेक्स्ट डिसीजन होता है बिजनेसमैन का। थर्ड होता है लोकेशन, कि किस जगह कौन सा बिज़नेस अच्छा कर चल पाएगा। लोकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक बिजनेसमैन अच्छे से डिसाइड करता है, कौन सा बिज़नेस अच्छा रहेगा, कौन सा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर्स, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशंस। सो ये सब चीज़ें एक बिजनेसमैन फोकस करता है। फिर है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अब बिजनेसमैन ये देखता है कि किस में मैं कम पैसा इन्वेस्ट करूँ, कम कैपिटल इन्वेस्ट करूँ और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ, मेरा सर्वाइवल ग्रोथ अच्छा हो बिज़नेस में। डे टू डे एक्सपेंस कितने होंगे इस बिज़नेस में, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ फंड इज़ नीडेड, कौन सा फंड मुझे, कितना फंड अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड होगा अपने बिज़नेस को सर्वाइवल ग्रोथ करवाने के लिए, उसकी गुडविल इंप्रूव करने के लिए, उसका प्रमोशन करवाने के लिए। तो ये सब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बिजनेसमैन थिंक करता है। फिर फिजिकल फैसिलिटी, कि मशीनरी इक्विपमेंट जैसे बिल्डिंग, डिसीजन डिपेंड अपॉन साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वांट टू कैरी ऑन।
मतलब किस चीज़ में उसका बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, ये सब भी एक कौन से टाइप का बिज़नेस वो, कौन सी एक्टिविटी वो अपने बिज़नेस में लाए प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो ये सब एक बिजनेसमैन के ऊपर डिसीजन होता है एक बिजनेसमैन का। प्लांट लेआउट, फिजिकली अरेंजमेंट करना मशीन्स का एंड इक्विपमेंट का, या मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स का। तो ये सब एक प्लानिंग बिजनेसमैन की होती है। मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है। फिर कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, एक बिजनेसमैन ये फाइंड करता है कि कितने मेरे पास स्किल और कितने मेरे पास अनस्किल्ड, कितने क्वालिफाई और कितने अनक्वालिफाई मेरे पास स्टाफ है परफॉर्म करने के लिए वेरियस एक्टिविटी। जिसके अंदर जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क देता है, जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का और टाइम वेस्टेज कम हो। सो ये सारी प्लानिंग होती है एक बिजनेसमैन की जब वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट देखता है, अगर मैंने प्रॉफिट अर्न करा तो टैक्स प्लानिंग करता है। वो एक सीए को अपॉइंट करता है, सीए ऑडिटर को वर्क देता है जिससे उसका अकाउंट ऑडिट होता है। एंड अगर जहाँ जहाँ उसे एग्जेम्पशन मिलनी है, डिडक्शन मिलनी है, तो उसकी पूरी टैक्स की प्लानिंग करता है जिससे उसकी इनकम ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो और टैक्स उसे कम पे करना पड़े। तो ये सब चीज़ें टैक्स लॉ के थ्रू जितनी आ रही हैं लीगली, वो टैक्स प्लानिंग करता है। लास्ट है, ये सारे प्लानिंग करने के बाद उसके बाद वो अपना सेट करता है एक एंटरप्राइजेस लीगल फॉर्मेलिटी के साथ अपनी फर्म को, एक अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोबिलाइज करके वेरियस रिसोर्सेज एंड कंप्लीटिंग करके ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ अपने बिजनेस को स्टेबल करता है, डेवलप करता है इंडिया इन द मार्केट। फिर प्रॉफिट अगर उसे अर्न हुआ तो उसकी गुडविल बढ़ेगी, सर्वाइवल ज़्यादा होगा, ग्रोथ होगी, उससे फिर बिजनेस करने का फ़ायदा भी है। अगर उसे रिस्क भी हो रहा है तभी भी उसका बिजनेस, अगर वो रिस्क भी तभी लेगा जब उसे लगेगा हाँ मेरा बिजनेस में ग्रोथ होगी इन फ्यूचर। बिजनेसमैन को पहले ये तो सोचना ही है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस, ये सब चीज़ें सोचते हुए नहीं, वो एक प्लानिंग करता है अपने बिजनेस को डेवलप करने की। 9 पॉइंट्स में मैंने क्लियर कर दी है सारी प्लानिंग। अब आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ मैं नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों को सेंड करूँगी। इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू करिए। बीच में हम एक टेस्ट भी लेंगे इसका, इसलिए लर्निंग अपना वर्क शुरू कर दीजिए। कुछ उसमें मैं क्वेश्चंस दूँगी केस स्टडीज़ से रिगार्डिंग, या फिर आप लोगों की छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एक असाइनमेंट बना के दूँगी। सो वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, इसलिए लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। एंड सेकंड चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ऑन नेक्स्ट क्लास में आपका सेकंड चैप्टर, इसका वर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेरी सेशन में अगर कोई आपको क्वेरी होती है तो क्वेरी डिस्कस करेंगे।